तो हम जो है अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर 1-2 अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया था या इसे डिस्कस करना था? चलें क्वेश्चन नंबर 31 से ही दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ही आप ऊपर ऑप्शंस देख लीजिए। देखें ये क्वेश्चंस अब आप लोगों के सिलेबस में, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूं, अब आप लोगों के सिलेबस में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मगर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए जो है इनका करना जरूरी है। ठीक है। इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस इस तरह चूज किए जाएंगे। अगर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो हम ए ऑप्शन चूज करेंगे। अगर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है सो वी विल चूज बी ऑप्शन। और अगर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है तो हम सी ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है तो डी ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम शोज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस at two different temperatures T1 and T2. Which statement correctly describes the features of this diagram? Okay, अगर आप गौर से देखें तो हम दोनों की शेप देख के ये बात तो डिसाइड कर सकते हैं और ये बात कह सकते हैं कि T1 जो है, एक मिनट, ये लोअर है और ये हायर है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर T1 इज लोअर देन टेम्परेचर T2। जी, हमें शेप देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द शेडेड एरिया इंडिकेट्स द पार्टिकल्स दैट हैव अ सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट एट T2। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें ये यहाँ तक पूरा ये एरिया शेड हुआ है तो ये बेसिकली T2 को कवर कर रहा है, T2 के एरिया को, क्योंकि T2 जो है हायर टेम्परेचर है और उस पर हमारी जो लाइन है वो हाई है। ठीक है, कर्व हायर है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड में क्या कह रहे हैं? द टोटल एरिया अंडर ईच कर्व इज सेम फॉर बोथ टेम्परेचर्स। अगर आप टोटल एरिया देखें दोनों कर्व्स में तो वो दोनों टेम्परेचर्स के लिए सेम ही होगा। बस डिफरेंस क्या आया है कि अगर हम T1 से T2 पे कंपेयर करें तो कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइट लोअर हो गई है, और जिस तरह यहाँ पे हाइट लोअर हुई है तो यहाँ पे हाइट हाई भी हो गई है। तो ओवरऑल एरिया सेम रहेगा। क्यों क्यों सेम रहेगा? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम रह रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और अगर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसमें ए ऑप्शन पे जाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई क्वेरी है या कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे, जो को होस्ट है जिसका नेम चैट हेयर लिखा हुआ है, उस पे आप पूछें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें। क्वेश्चन नंबर 32। 4 solutions each of concentration 0.1 mole per dm cube were tested with a pH meter. The results are shown. ठीक है, एसिड 1 इथानोइक एसिड है, pH 4 है। एसिड 2 निट्रिक एसिड है, pH 1 है। एसिड 3 is a methyl amine, CH3NH2, CH3 methyl and NH2 is amine, pH 11 है। एंड सोल्यूशन 4 जो है, सॉरी बेस 1 एंड बेस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बात क्लियर है सबको? ओके,
आगे चलते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। ओके, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? एसिड 2 हैज अ लोअर पीएच देन एसिड 1 बिकॉज इट इज मोर सॉल्युबल। तो क्या पीएच हमें सॉल्युबिलिटी बताती है? जी, पीएच से हमें उसका डिसोसिएशन पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट क्या होती? बिकॉज इट डिसोसिएट्स मोर। ठीक है, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होती, बिकॉज इट डिसोसिएट्स मोर। पीएच लोअर जो है जिसकी होती है वो ज्यादा डिसोसिएट होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रॉन्ग है। अब देखें, अगर फर्स्ट आपने स्मार्टली क्या करना है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई तो आप देखें, ए में फर्स्ट है, बी में भी फर्स्ट है स्टेटमेंट है, और डी में भी फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आप इस बात पे श्योर हो गए कि जो है फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, तो जो है अब आपको बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप किस ऑप्शन पे जाएंगे? सी ऑप्शन पे जाएंगे। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट किसी भी उसमें रॉन्ग है तो सेकंड और थर्ड हमेशा करेक्ट होते हैं। तो इट मींस योर सी आंसर इज करेक्ट। ये बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 33, विच रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन? तो देखें, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की, वो ये है कि किसी भी एक साइड पे एलिमेंट हो और वो एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा हो? कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा हो। अगर किसी भी इक्वेशन में आपको ऐसा केस मिल रहा है, ठीक है, तो वो रिडॉक्स है। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें ऐसा केस मिल रहा है, तो इट मींस स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज अ रिडॉक्स। अच्छा, स्टेटमेंट टू में मैं आप लोगों को जरा टास्क दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे क्रोमियम है। पहले रिएक्टेंट साइड के क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताएं, और फिर प्रोडक्ट साइड के क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताएं, क्या होनी चाहिए? जी अब्दुलरहमान, आपने क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आया। K2CrO4। Yes, Tisha, very good. And K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +6 होता है। और हसन ने बोला लेफ्ट साइड पे +4 माइनस। यस, राइट साइड इसका +6 है। कैसे वर्कआउट किया? -2 × 7 -14, ओवरऑल चार्ज 0 है, ठीक है ना? एंड हेयर +1 × 2, तो +2 एंड +12 +14 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर वर्कआउट करें तो ओवरऑल चार्ज 0 है। -2 × 4 -8, तो इसका मतलब है इन दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए? +8। और अगर ये +8 है तो इसका मतलब है +1 और +6। तो देखें, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ये बात सबको क्लियर है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है?
जी। अच्छा, अब अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप वापस ऊपर ऑप्शंस पे आ जाएं और ये देखें, सेकंड स्टेटमेंट ए में भी है, सेकंड स्टेटमेंट बी में भी है और सेकंड स्टेटमेंट सी में भी है। अगर आपको ये है तो इट मींस आपने थर्ड स्टेटमेंट पे वर्क नहीं करना एंड यू हैव टू गो फॉर द डी। ठीक है, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, देखें, ए में भी सेकंड स्टेटमेंट है, बी में भी सेकंड स्टेटमेंट है और सी में भी सेकंड स्टेटमेंट है। इसका मतलब है ए बी सी करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर ए बी सी करेक्ट नहीं हो सकते तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं। When the liquid N2F4 is heated, it decomposes into a single compound X. Which statement is correct? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब ये डिकम्पोज होता है तो ये सिंगल कंपाउंड बनाता है। ओके, अब अगर हम देखें तो N2F4 अगर हीट करने पे डिकम्पोज हो रहा है और सिंगल कंपाउंड बना रहा है तो इट मींस वो क्या बनना चाहिए? बेटा मुझे यहाँ पे चैट नहीं भेजें, मुझे जो है को होस्ट पे चैट भेजें। तो प्रोबेबली NF2 बनेगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि NF बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन। तो क्या NF के बॉन्ड ब्रेक होंगे? और प्रोबेबली अगर देखा जाए तो N2F4 है तो कितने बनने चाहिए? 2NF2 बनने चाहिए। तो अगर N2NF2 फॉर्म हो रहे हैं तो क्या नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड्स डिकम्प ब्रेक हो रहे हैं या नहीं? जी, इस स्टेटमेंट के बारे में सबका क्या ख्याल है? चलें इस पे बाद में आते हैं। The enthalpy change when N2F4 decomposes into X is approximately positive 160 kilojoules per mole. ये आपसे वो सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है आपको। एंड थर्ड स्टेटमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ X आर नॉन लीनियर। अच्छा जी, अब अगर देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे ये नजर आती है कि N2F4 इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअली नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम इस डिकम्पोजिशन को देखें तो इसका मतलब है कि आपके पास ये कंपाउंड बन रहे हैं 2 मोल्स। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
तो अगर हम देखें कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा, और अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, बेंट शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मींस थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब आ जाइए सेकंड स्टेटमेंट पे। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के लिए डाटा बुकलेट की हेल्प लें, क्योंकि इधर इंथैल्पी चेंज का हमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमें बॉन्ड एनर्जी से पता चलेगा। तो जरा देखते हैं कि हमें क्या बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइडेड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की। देखें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या प्रोवाइडेड है, 160, और ये यहां से ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और हम देख रहे हैं कि नाइट ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गई, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो गई। और अगर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी, किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नॉन लीनियर मींस बेंट। देखें, जब भी जिस तरह अगर मैं H2O की एग्जांपल लूं, तो H2O में 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो उसकी शेप होती है बेंट। तो इस शेप को हमेशा याद रखिए कि बेंट भी कहा जाता है, बेंट के अलावा नॉन लीनियर भी कहा जाता है, और वी शेप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स बेंट शेप के लिए यूज होती हैं। यू कैन कॉल इट बेंट, वी शेप एंड नॉन लीनियर। इज इट क्लियर, हलीमा? Question number 35. The following statements compare some properties of the oxide. ठीक है, and chlorides of sodium and silicon. ठीक है, which statement are correct? Okay, the melting point of silicon is higher than the melting point of silicon trichloride tetrachloride SiCl4 is higher than the melting point of SiO2. तो अगर आप रिकॉल करें तो SiO2 is a giant molecular, ठीक है, and SiCl4 is a simple molecular, ठीक है ना, इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुई? जी, SiO2 जाइंट मॉलिक्यूलर है और SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूलर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो इट मींस सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट होंगी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन कहता है 2 एंड 3 करेक्ट। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट ए बी और डी तीनों में एग्जिस्ट कर रही हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इट मींस सी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 36। Which statement about ammonium chloride are correct? अमोनियम क्लोराइड के बारे में पूछा जा रहा है, NH4Cl।
It reacts with hot aqueous sodium hydroxide to produce an alkaline gas. This statement is correct. याद रखिए कि इसका सिंपल रूल है कि all ammonium compounds on heating with base liberates ammonia. जितने भी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, अगर आप साथ तो अमोनिया लिबरेट होगी, ये रूल है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. Then in solutions it react with aqueous silver nitrate to produce a white precipitate. तो अगर सिल्वर नाइट्रेट याद करें तो यहाँ पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है. क्लोराइड आयन से सिल्वर आयन रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड के. ठीक है, तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. देन द थर्ड स्टेटमेंट, when solid it reacts with concentrated sulfuric acid to produce chlorine. तो क्लोराइड आयन से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में क्लोरीन कभी भी नहीं बनता. ब्रोमाइड आयंस हों या आयोडाइड आयंस हों, यानी कि आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्रोमीन और आयोडीन लिबरेट करते हैं. ये ग्रुप 7 के रिएक्शंस हैं, बट क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होता. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. तो ऐसा जब भी ऑप्शन होगा तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है. सो 36 विल बी बी. Is it understandable to everyone? जी, सबको क्लियर है? Okay. Next question. What is same for the pair of optical isomers? अगर हम पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर आप रिकॉल करें तो क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है ना? दे आर मिरर इमेजेस. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लूं जिस कंपाउंड में यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, तो इसका मिरर इमेज भी ऐसा ही बनेगा. Cl की जगह पे यहाँ पे OH एंड. तो अगर मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो देखें क्या बनेगा. C2 H कितने हैं? 5 है, O है, Cl है. तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ये है और यही इनका सिंपलेस्ट रेशियो है, तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है. ठीक है, और जब मैं दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं किस तरह लिखूंगा कि अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो देखें CH3 CH OH Cl. तो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा. तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा. इज इट क्लियर? Okay. Now, question number 38. Which of the molecular formula represents at least one compound that can undergo addition polymerization? And if you recall, for addition polymerization, the compound must have a carbon-carbon double bond, right? So, if we look at the first one, it's C4H8, which means its general formula will be CnH2n, or CnH2n is the general formula for alkene. So it is the correct option. ठीक है, तो A statement correct हो गई. Now if you look at second
and it have a C2H3Cl, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बन सकता है कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो सेकंड भी करेक्ट हो गया। नाउ थर्ड, अगर आप थर्ड का जनरल फॉर्मूला देखें तो थर्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO। एंड इफ आई विल रिकॉल यू, इस जनरल फॉर्मूला के 3 कंपाउंड्स हो सकते हैं। एक एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा कीटोन हो सकता है, और तीसरा कौन सा हो सकता है, किसी को याद है? Yes, anybody recall the third compound which have a same general formula as aldehyde and ketone? Compound, no, not alcohol, alcohol दें तो अल्कोहल बन जाता है। नो हलीमा, नॉट ईथर। कंपाउंड कंटेनिंग बोथ H ग्रुप, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो। यस हमना, वेरी गुड। सो इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर एज वेल। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने जस्ट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया और उन्होंने कंपाउंड नहीं बताया कि वो एल्डिहाइड है, कीटोन है या क्या है। तो इट कैन बी दिस कंपाउंड एज वेल। और अगर ये कंपाउंड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा, इट विल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 39, which of the reactions give product containing chiral center? Okay, let's have a look. You are observing the reactants. See, here we are reacting with HCN, and see this is a ketone. So the first carbon have a 2 hydrogens and a OH group, right? The second carbon is C double bond O, and that becomes like this, OH and CN, and the third carbon is CO2H. तो देखें, do we get the chiral center in the reaction number 1? Isn't it a chiral center? So first statement is correct. If anybody have any doubt, kindly ask me. Now, excess NaBH4. And if you recall, NaBH4 is a reducing agent, right? It's a reducing agent, sorry, for, no, alcohol will not reduce for carbonyls. ये सिर्फ carbonyls को reduce करता है। तो अगर मैं सेकंड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेकंड में देखें, अगेन वही बात, CH2 पे OH लगा हुआ है। पहले मैं रिएक्टेंट बना रहा हूं, इधर C डबल बॉन्ड O है और इधर C डबल बॉन्ड O OH है। तो सिर्फ ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बोनिल रिड्यूस होगा और कोई रिड्यूस नहीं होगा। और अगर ये वाला कार्बोनिल रिड्यूस होता है तो देखें ये क्या प्रोडक्ट बनाता है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। H एक यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कार्बन भी क्या बन रहा है? कायरल कार्बन बन रहा है। So it means second का statement is also wrong, correct, sorry, it's correct one. Now, third, LiAlH4. LiAlH4 is also a reducing agent, but for, it's also a reducing agent. I am writing Ra for a reducing agent for both carbonyl and carboxylic acids. दोनों को reduce करता है, ठीक है। और इसके अलावा अमाइड्स को भी reduce करता है और नाइट्राइल्स को भी reduce करता है। तो अगर ऐसा हुआ कि ये रिडक्शन कर रहा है तो देखें ये CH2OH
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह एक H यहाँ पे लग जाएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों साइड्स पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, और अगर दोनों साइड्स पे सेम ग्रुप आ रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे कायरल प्रोडक्ट नहीं बन रही, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और अगर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होती है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी सबको क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40। इथाइल ब्यूटानोएट is heated with dilute aqueous solution of sodium hydroxide. It's an ester, and we are heating with aqueous solution of a base, which means we are undergoing doing alkaline hydrolysis, right? It means there is a alkaline hydrolysis. So which substance are the products? C. The important thing, on hydrolyzing ester, can we get a water? C. The second statement says we are getting the water. Yes. On hydrolyzing ester, can we get a water? Basically, if you recall, hydrolysis is addition of a water, right? So water यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो देखें, सेकंड स्टेटमेंट ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। इट मींस आपके पास सिर्फ डी ऑप्शन बचता है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं बना के। इथाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट मींस 4 कार्बन, सो CH3, CH2, CH2, C double bond O. This is butanoate, and ethyl means 2 carbon, which means C2H5. ये पॉइंट क्लियर है? इथाइल ब्यूटानोएट बन गया हमारा। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ये जो एसिडिक पार्ट है जिसमें C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इनिशियली, बट बेसिक कंडीशन होने की वजह से उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सोडियम ब्यूटानोएट बन रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और उसके साथ क्या बनता है? इथानॉल बनता है। जो इथाइल पार्ट है वो हमेशा अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इथाइल पार्ट हमेशा अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो इन्होंने सोडियम इथानोएट दिया है, दैट इज द रॉन्ग वन, क्योंकि इथानॉल फॉर्म होगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। मैं एक मिनट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो IL जिसके एंड में आ रहा है डेट इज अल्कोहल है, एंड 8 जिसके एंड में आ रहा है डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? बेटा सबको क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, तो अगर सबको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव होते हैं, एंड डेट इज समर 2112। ठीक है, समर 2112 हम स्टार्ट करेंगे।